नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम यूरोप के इतिहास को समझते हैं तो 16वीं शताब्दी का समय धार्मिक संघर्षों और बड़े बदलावों का समय माना जाता है। इसी काल में प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन ने पूरे यूरोप की धार्मिक व्यवस्था को हिला दिया। मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन और स्विंगली जैसे सुधारकों ने कैथोलिक चर्च की कई गलतियों और भ्रष्ट प्रथाओं पर सवाल उठाए। लाखों लोगों ने कैथोलिक चर्च को छोड़कर प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। इससे कैथोलिक चर्च की शक्ति, प्रतिष्ठा और प्रभाव को बहुत बड़ा झटका लगा। चर्च के सामने केवल अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती नहीं थी, बल्कि लोगों का खोया हुआ विश्वास वापस जीतने की भी जिम्मेदारी थी। इसी संकट के समय कैथोलिक चर्च ने अपने अंदर सुधार लाने और प्रोटेस्टेंट विचारों का मुकाबला करने के लिए एक विशाल धार्मिक आंदोलन शुरू किया, जिसे कैथोलिक काउंटर रेफॉर्मेशन कहा जाता है। ये केवल विरोध का आंदोलन नहीं था, बल्कि आत्म सुधार, आध्यात्मिक पुनर्जागरण और धार्मिक अनुशासन को पुनः स्थापित करने का प्रयास भी था। इस आंदोलन ने न केवल कैथोलिक चर्च को नई शक्ति दी, बल्कि यूरोप के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को भी गहराई से प्रभावित किया। कैथोलिक काउंटर रेफॉर्मेशन का अर्थ उन सभी सुधारों, नीतियों और धार्मिक प्रयासों से है जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के जवाब में शुरू किया था। लेकिन यदि हम इसे केवल एक प्रतिक्रिया मान लें तो यह अधूरी समझ होगी। वास्तव में ये चर्च के आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार की प्रक्रिया थी। चर्च के नेताओं ने महसूस किया कि केवल प्रोटेस्टेंट सुधारकों की आलोचना करने से समस्या हल नहीं होगी। उन्हें पहले अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा और फिर उन्हें दूर करना होगा। उस समय चर्च के भीतर कई गंभीर समस्याएं मौजूद थीं। कई पादरी धार्मिक शिक्षा में कमजोर थे और अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं निभा रहे थे। कुछ उच्च धार्मिक अधिकारी अपने पदों का उपयोग सेवा के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे थे। इंडल्जेंसेस की बिक्री जैसी प्रथाओं ने लोगों के मन में ये धारणा पैदा कर दी थी कि धन देकर पापों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इससे चर्च की नैतिक छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। आम लोग धीरे धीरे चर्च से दूर होते जा रहे थे और प्रोटेस्टेंट विचार तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और स्कैंडिनेविया जैसे क्षेत्रों में प्रोटेस्टेंटिज्म का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। कैथोलिक चर्च को यह महसूस हुआ कि यदि समय रहते सुधार नहीं किए गए तो उसकी धार्मिक और राजनीतिक शक्ति और अधिक कमजोर हो जाएगी। इसलिए चर्च ने एक व्यापक सुधार कार्यक्रम शुरू किया। इसका पहला उद्देश्य प्रोटेस्टेंटिज्म के विस्तार को रोकना था। चर्च चाहता था कि जो लोग कैथोलिक धर्म छोड़ चुके हैं वे वापस लौटें और जो अभी भी कैथोलिक हैं उनका विश्वास और मजबूत हो। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य चर्च को अंदर से मजबूत बनाना था। इसके लिए धार्मिक अनुशासन को पुनः स्थापित किया गया, पादरियों की शिक्षा में सुधार किया गया और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कदम उठाए गए। चर्च ये दिखाना चाहता था कि वो केवल शक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन का सच्चा स्रोत है। तीसरा उद्देश्य कैथोलिक बिलीफ्स और डॉक्ट्रिन्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना था। प्रोटेस्टेंट सुधारकों ने कई पारंपरिक कैथोलिक शिक्षाओं को चुनौती दी थी। इसलिए चर्च ने अपने धार्मिक सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया ताकि लोगों के मन में कोई भ्रम न रहे और वे कैथोलिक धर्म की मूल शिक्षाओं को सही रूप से समझ सकें। चौथा उद्देश्य चर्च एडमिनिस्ट्रेशन को अधिक प्रभावी बनाना था। धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और कार्यप्रणाली में सुधार किए गए। ये सुनिश्चित किया गया कि चर्च के नेता अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करें और लोगों के लिए आदर्श बने। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों के बीच विश्वास, भक्ति और आध्यात्मिकता को पुनर्जीवित करना था। चर्च ने लोगों को केवल नियमों का पालन करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्हें ईश्वर के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया। प्रार्थना, धार्मिक शिक्षा और नैतिक जीवन पर विशेष बल दिया गया। इस प्रकार काउंटर रेफॉर्मेशन केवल प्रोटेस्टेंटिज्म के विरुद्ध संघर्ष नहीं था, बल्कि कैथोलिक चर्च के पुनर्जन्म की कहानी थी। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने चर्च को उसकी कमजोरियों से बाहर निकालकर नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और नई आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की। इसी कारण इतिहास में काउंटर रेफॉर्मेशन को कैथोलिक रिवाइवल या कैथोलिक रिन्यूअल भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, यदि कैथोलिक काउंटर रेफॉर्मेशन को एक विशाल युद्ध माना जाए तो काउंसिल ऑफ ट्रेंट उसका सबसे महत्वपूर्ण हथियार था। जब प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन पूरे यूरोप में तेजी से फैल रहा था और कैथोलिक चर्च की सत्ता तथा प्रतिष्ठा लगातार चुनौती का सामना कर रही थी,
तब चर्च के नेताओं ने महसूस किया कि अब केवल आलोचना का जवाब देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा कि कैथोलिक चर्च वास्तव में क्या मानता है और भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से 1545 से 1563 के बीच इटली के ट्रेंट नगर में कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धार्मिक नेताओं, बिशप्स और विद्वानों की कई महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया गया। ये बैठकें लगभग 18 वर्षों तक अलग अलग चरणों में चलती रहीं और इतिहास में काउंसिल ऑफ ट्रेंट के नाम से प्रसिद्ध हुई। काउंसिल के दौरान सबसे पहले कैथोलिक बिलीफ्स और डॉक्ट्रिन्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। प्रोटेस्टेंट सुधारकों का कहना था कि केवल फेथ से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, लेकिन काउंसिल ने घोषणा की कि मुक्ति केवल फेथ से नहीं बल्कि फेथ और गुड वर्क्स दोनों से प्राप्त होती है। इसी प्रकार चर्च ने सातों सैक्रामेंट्स को पुनः मान्यता दी और उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का आवश्यक माध्यम बताया। काउंसिल ने पोप की अथॉरिटी को भी पूर्ण रूप से स्वीकार किया और यह स्पष्ट किया कि चर्च का सर्वोच्च नेतृत्व पोप के हाथों में ही रहेगा। लैटिन भाषा को चर्च की आधिकारिक भाषा बनाए रखा गया ताकि धार्मिक परंपराओं की एकता बनी रहे। साथ ही यह भी घोषित किया गया कि बाइबल की व्याख्या व्यक्तिगत लोगों द्वारा नहीं बल्कि चर्च के अधिकृत विद्वानों और धार्मिक संस्थाओं द्वारा की जाएगी, ताकि गलत अर्थ निकालकर भ्रम न फैलाया जा सके। लेकिन काउंसिल केवल धार्मिक सिद्धांतों तक सीमित नहीं था। इसके नेताओं ने चर्च की आंतरिक कमजोरियों को भी स्वीकार किया। उन्होंने आदेश दिया कि बिशप्स अपने डायोसिस में रहकर लोगों की सेवा करें और केवल पद का लाभ न उठाएं। प्रीस्ट्स के लिए सेमिनरी स्थापित किए गए ताकि उन्हें उचित धार्मिक शिक्षा और प्रशिक्षण मिल सके। चर्च ऑफिसेस की खरीद फरोख्त, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों पर प्रतिबंध लगाया गया। क्लर्जी के लिए कठोर मॉरल डिसिप्लिन लागू किया गया ताकि वे समाज के लिए आदर्श बन सकें। इन सभी सुधारों ने चर्च की छवि को मजबूत किया और लोगों का विश्वास धीरे धीरे वापस लौटने लगा। काउंसिल ऑफ ट्रेंट ने कैथोलिक चर्च को एक नई दिशा, स्पष्ट पहचान और मजबूत संगठन प्रदान किया। यही कारण है कि इसे काउंटर रेफर्मेशन की सबसे बड़ी और सबसे सफल उपलब्धि माना जाता है। काउंटर रेफर्मेशन की सफलता में यदि किसी संगठन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो वो सोसाइटी ऑफ जीसस थी, जिसे सामान्य रूप से जेजुइट्स कहा जाता है। इस संगठन की स्थापना 1540 में इग्नेशियस ऑफ लोयोला नामक एक पूर्व सैनिक ने की थी। लोयोला ने अपने जीवन में युद्ध की कठिनाइयों और आध्यात्मिक अनुभवों के बाद यह महसूस किया कि चर्च को केवल धार्मिक नेताओं की नहीं बल्कि ऐसे समर्पित लोगों की आवश्यकता है जो शिक्षा, अनुशासन और सेवा के माध्यम से लोगों का विश्वास पुनः स्थापित कर सकें। इसी सोच के साथ जेजुइट ऑर्डर की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये संगठन कैथोलिक काउंटर रेफर्मेशन की सबसे शक्तिशाली ताकत बन गया। जेजुइट्स का मानना था कि यदि भविष्य को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा को मजबूत करना होगा। इसलिए उन्होंने पूरे यूरोप में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की स्थापना शुरू की। इन संस्थानों में केवल धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि साइंस, फिलॉसफी, लिटरेचर और ह्यूमैनिटीज जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। उनकी शिक्षा की गुणवत्ता इतनी उच्च थी कि जल्द ही जेसुइट संस्थान यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण केंद्र बन गए। यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी केवल शिक्षित नहीं होते थे, बल्कि अनुशासित, नैतिक और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते थे। इस प्रकार जेसुइट्स ने कैथोलिक चर्च के लिए एक नई पीढ़ी तैयार की जो ज्ञान और विश्वास दोनों में मजबूत थी। जेसुइट्स का दूसरा महान योगदान उनके मिशनरी एक्टिविटीज में दिखाई देता है। उन्होंने यूरोप की सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया के विभिन्न भागों में यात्रा की। वे एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका तक पहुंचे। इंडिया में जेसुइट मिशनरीज ने शिक्षा और धर्म प्रचार के माध्यम से कैथोलिक प्रभाव को बढ़ाया। चाइना और जापान जैसे देशों में उन्होंने स्थानीय संस्कृति को समझते हुए लोगों तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। साउथ अमेरिका में उन्होंने लाखों लोगों को कैथोलिक धर्म से परिचित कराया। कठिन यात्राएं, अजनबी भाषाएं, अलग संस्कृतियां और अनेक खतरों के बावजूद जेसुइट मिशनरीज अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका अनुशासन, समर्पण और शिक्षा पर जोर था। वे केवल धर्म परिवर्तन कराने नहीं जाते थे, बल्कि स्कूल, पुस्तकालय और सामाजिक संस्थाएं भी स्थापित करते थे। वे लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करते थे और इसी कारण उन्हें सम्मान प्राप्त होता था। धीरे धीरे जेसुइट्स कैथोलिक चर्च के सबसे विश्वसनीय और प्रभावशाली प्रतिनिधि बन गए। उन्होंने न केवल प्रोटेस्टेंटिज्म के विस्तार को चुनौती दी, बल्कि कैथोलिक चर्च को एक वैश्विक शक्ति बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए इतिहासकार जेसुइट्स को काउंटर रेफर्मेशन की स्पीयरहेड अर्थात सबसे अग्रणी और प्रभावशाली शक्ति के रूप में देखते हैं।
विद्यार्थियों, जब कैथोलिक चर्च ने काउंटर रेफॉर्मेशन की शुरुआत की, तब उसे केवल अपने अंदर सुधार करने की ही नहीं, बल्कि उन विचारों को रोकने की भी चिंता थी जो उसकी अथॉरिटी को चुनौती दे रहे थे। चर्च के नेताओं का मानना था कि प्रोटेस्टेंट विचार बहुत तेजी से फैल रहे हैं और यदि इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो कैथोलिक धर्म की एकता टूट सकती है। इसी उद्देश्य से इंक्विजिशन नामक एक विशेष चर्च कोर्ट की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य उन लोगों की पहचान करना था जिन्हें चर्च हेरेटिक्स अर्थात धार्मिक सिद्धांतों से भटका हुआ मानता था। इंक्विजिशन के अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों के विचारों और गतिविधियों की जांच करते थे। यदि कोई व्यक्ति कैथोलिक टीचिंग्स के विरुद्ध प्रचार करता पाया जाता तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती थी। चर्च का मानना था कि धार्मिक एकता समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक है। इसलिए इंक्विजिशन का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं था, बल्कि लोगों को चर्च की आधिकारिक शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करना भी था। इसी समय चर्च ने विचारों के प्रसार पर नियंत्रण रखने के लिए सेंसरशिप की नीति अपनाई। इसके अंतर्गत इंडेक्स लाइब्रोरम प्रोहिबिटोम नामक एक सूची प्रकाशित की गई, जिसमें उन पुस्तकों के नाम शामिल थे जिन्हें पढ़ना या प्रकाशित करना प्रतिबंधित था। इन पुस्तकों में प्रायः वे लेख और विचार शामिल होते थे जो कैथोलिक चर्च की आलोचना करते थे या प्रोटेस्टेंट विचारों का समर्थन करते थे। चर्च का विश्वास था कि गलत या भ्रामक धार्मिक विचार लोगों को भ्रमित कर सकते हैं और समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं। इसलिए पुस्तकों, लेखों और धार्मिक साहित्य की कड़ी निगरानी की गई। इस प्रकार इंक्विजिशन और सेंसरशिप काउंटर रेफॉर्मेशन के ऐसे साधन बने जिनके माध्यम से चर्च ने धार्मिक विचारों के प्रवाह को नियंत्रित करने और कैथोलिक फेथ की रक्षा करने का प्रयास किया। हालांकि आज के दृष्टिकोण से इन उपायों पर बहस होती है, लेकिन उस समय चर्च इन्हें अपनी धार्मिक एकता और अस्तित्व की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानता था। काउंटर रेफॉर्मेशन का प्रभाव केवल चर्च तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने पूरे यूरोप के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। सबसे पहले इस आंदोलन ने कैथोलिक चर्च को पहले से कहीं अधिक मजबूत और संगठित बना दिया। काउंसिल ऑफ ट्रेंट द्वारा किए गए सुधारों, जेजुइट्स की शिक्षा प्रणाली और धार्मिक अनुशासन के कारण चर्च के भीतर फैला भ्रष्टाचार काफी हद तक कम हुआ। प्रीस्ट्स और बिशप्स को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाने लगा और उनसे उच्च नैतिक मानकों का पालन करने की अपेक्षा की गई। परिणामस्वरूप आम लोगों का चर्च पर विश्वास फिर से बढ़ने लगा और उसकी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई। काउंटर रेफॉर्मेशन की दूसरी बड़ी सफलता प्रोटेस्टेंट एक्सपेंशन को सीमित करना थी। 16वीं शताब्दी के मध्य तक ऐसा लग रहा था कि प्रोटेस्टेंटिज्म पूरे यूरोप में फैल जाएगा, लेकिन कैथोलिक चर्च के सुधारों ने इस प्रक्रिया को कई क्षेत्रों में रोक दिया। इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया, सदर्न जर्मनी और पोलैंड जैसे क्षेत्रों में कैथोलिसिज्म ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और कई स्थानों पर प्रोटेस्टेंट प्रभाव कम हो गया। इससे कैथोलिक चर्च अपने अनुयायियों का बड़ा हिस्सा बचाने में सफल रहा। इस आंदोलन का तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव धार्मिक स्थिरता के रूप में दिखाई देता है। कैथोलिक देशों में धार्मिक व्यवस्था अधिक संगठित हो गई और लोगों के बीच एक साझा धार्मिक पहचान बनी रही। इससे राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को भी मजबूती मिली। चर्च केवल धार्मिक संस्था नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, कला, संस्कृति और सामाजिक जीवन का भी महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। इस प्रकार काउंटर रेफॉर्मेशन ने कैथोलिक दुनिया को नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान की। इसके प्रभाव कई सदियों तक महसूस किए गए और आज भी कैथोलिक चर्च की संरचना तथा परंपराओं में इसके परिणाम देखे जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कैथोलिक काउंटर रेफॉर्मेशन यूरोपीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली और व्यापक सुधार आंदोलनों में से एक था। ये केवल प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि कैथोलिक चर्च के आत्म सुधार और पुनर्जागरण की एक महान प्रक्रिया थी। जब चर्च आंतरिक कमजोरियों, भ्रष्टाचार और लोगों के घटते विश्वास से जूझ रहा था, तब उसने अपनी कमियों को स्वीकार करके सुधार का मार्ग चुना। काउंसिल ऑफ ट्रेंट ने कैथोलिक डॉक्ट्रिन्स को स्पष्ट किया, जेजुइट्स ने शिक्षा और मिशनरी कार्यों के माध्यम से चर्च को नई शक्ति दी, जबकि इंक्विजिशन और सेंसरशिप ने चर्च की धार्मिक एकता बनाए रखने का प्रयास किया। इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप कैथोलिक चर्च एक कमजोर और विभाजित संस्था से बदलकर एक अनुशासित, संगठित और आध्यात्मिक रूप से मजबूत संगठन बन गया। चर्च ने न केवल अपने अस्तित्व की रक्षा की, बल्कि दुनिया के अनेक क्षेत्रों में अपने प्रभाव का विस्तार भी किया। यद्यपि यूरोप में धार्मिक संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, फिर भी काउंटर रेफॉर्मेशन ने यह सुनिश्चित किया कि कैथोलिसिज्म इतिहास के मंच से गायब न हो, बल्कि एक शक्तिशाली और स्थायी धार्मिक परंपरा के रूप में आगे बढ़ता रहे। जब हम काउंटर रेफॉर्मेशन का अध्ययन करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि किसी भी संस्था की वास्तविक शक्ति केवल उसके अधिकार में नहीं, बल्कि उसकी स्वयं को सुधारने की क्षमता में होती है।
कैथोलिक चर्च ने संकट के समय यही क्षमता दिखाई और इसी कारण यह आंदोलन विश्व इतिहास में धार्मिक पुनर्निर्माण, आत्म सुधार और संगठनात्मक दृढ़ता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।